देखो बच्चों, सबसे पहले यस बच्चों देखो, अभी आप लोगों के जब तक ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में आपके कैसे होंगे? एमसीक्यू से ही हो सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आप लोगों से डेरिवेशन तो पूछे नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा से ज्यादा करवा देता हूँ, ठीक है? और बाद में जो थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और जो डेरिवेशन वाला होगा वो आपका जब भी कभी ऑफलाइन होगा तब करवा दूंगा। या मोस्ट मोस्ट पार्ट आपका डेरिवेशन का तो मैंने सारा करवा ही दिया है, मगर अभी न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों खुद देखो, आपके एमसीक्यू हो सकते हैं। एमसीक्यू कहाँ पे होंगे? गूगल फॉर्म पे ही होते हैं सबके एमसीक्यू। जब गूगल फॉर्म पे होते हैं सबके हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक। अच्छा अलीश, अच्छा ये अभी अलीशा बोल रही थी पहले। अच्छा हाँ, हो सकता है फिर ऐसे हो, हमारे स्कूल में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली। मगर मुझे इससे ये समझ नहीं आ रहा, इससे ऑथेंटिसिटी क्या रह जाएगी? क्योंकि देखा जाए तो बच्चा कहीं से अगर कॉपी भी तो कर सकता है पीडीएफ। अरे टेस्ट पेपर तो तब है ना जब कोई इन्विजिलेटर हो सामने। अब अगर एमसीक्यू में तो तब भी एक ऑथेंटिसिटी रहती है कि जूम की मीटिंग है, बच्चा थोड़ा 40 मिनट का बच्चे के पास टाइम है तो बच्चा उसको कर रहा है। अब जब एक बात बताओ, बच्चा डेरिवेशन खुद लिख कर अगर कर रहा है ऐसे करके पीडीएफ बना के, तो ये भी तो हो सकता है बच्चा कहीं से चीटिंग कर रहा हो। क्यों? ये हो नहीं सकता? तो इससे क्या? हाँ होगा तो ये, हाँ होगा, यही होगा यार। कौन सा इतना ईमानदार बच्चा है? हम लोग हिंदुस्तान देश में है यहाँ पे। कैसे ईमानदार बच्चा कहाँ है कोई इतना जो अपने आप करे पेपर? हर बच्चा चीटिंग करेगा अपनी कॉपी से। तो इतना कौन कर, ये तो इससे ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाएगी नहीं टेस्ट की, या तो फिर टेस्ट ही नहीं हो गया, वो तो एक असाइनमेंट हो गया आपका। चलो खैर, जैसा भी हो, हमें तो देखो करना है बच्चों। जैसा भी हो, खैर मैंने डेरिवेशन आपका हर करवाया है। हर डेरिवेशन आपका करवाया हुआ है, इससे डेरिवेशन बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है? और प्लस न्यूमेरिकल में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी वैसे। अच्छा चलो बच्चों, आज 2-3 न्यूमेरिकल कराने के बाद आपका लॉज ऑफ मोशन आज शुरू कर देंगे। अच्छा आपका अलीशा कहाँ तक आ रहा है? वर्क एनर्जी पावर तक आ रहा है अलीशा? अच्छा आपके स्कूल में कहाँ तक आ रहा है वर्क एनर्जी पावर तक? 1 to 4, वही वर्क एनर्जी पावर हो गया। चलो लॉज ऑफ मोशन तक तो मैं करवाता हूँ शुरू। आज बच्चों को जो एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं। और हार्टमैन में पता चला कब से है एग्जाम? कुछ पता है? कुछ नहीं पता? अच्छा। ये कितने अच्छे! क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमारा 2 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। 2 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है? तो देखो इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू प्रूफ। ओके, देन हाउ वी विल प्रूफ इट? लेट्स सी। दिख रहा है ना बच्चों सबको? देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। दूसरा वाला मार्कर कहाँ गया? देखो बच्चों, इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इधर एलएचएस ले ली। सबसे पहले क्या ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपका क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आपका क्या आ जाएगा एलएचएस में? सबसे पहले ए वेक्टर की इससे मल्टीप्लाई करा दी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर की इससे मल्टीप्लाई करा दी, तो माइनस में इधर आ जाएगा आपका क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है? अरे पता चल रहा है ना बच्चों? इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दी तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दी, ये आ गया।
फिर क्या आ जाएगा इधर आपका प्लस में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर माइनस में बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। स्नेहा समझ में आई बात? ठीक है, देखो तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दी, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैंने बताया था सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका, जीरो। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब आप ये इसको आप लिख सकते हो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर्स, ठीक, प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और इधर भी सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ये मैंने बताया था। अच्छा, हो सकता है स्नेहा आपको थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, पढ़ा है ना, ठीक है, तो समझ में आएगा। हाँ हाँ, यहीं से ज्वाइन किया था तो इसलिए समझ में आ जाएगा। अनंजय आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? ठीक ठीक, कोई नहीं, कोशिश करो, आएगा। देखो, सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि ए साइन थीटा और ए साइन जीरो हो जाता है। सेम वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अच्छा, ये एंटी कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आप लिख सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 2 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से आप इधर लिख दोगे 2 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये आपका प्रूफ हो जाएगा आरएचएस का। ये आपका क्या आ जाता है, आरएचएस तक का प्रूफ हो जाता है। समझ में आई बात है बच्चों? ये आपका आरएचएस इधर आ जाता है, तो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, ये आ जाएगा हेंस प्रूफ्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया सबने? ठीक है, चलो बता दिया करो ले लिया तो। अभी इसके बाद जल्दी से आगे शुरू कराते हैं। फाइन, ठीक। अच्छा, एक डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, वो न्यूटन लॉ शुरू कर दे रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो मैं सारा फिर से करवा दूंगा। जिस बच्चे को कोई भी चीज में प्रॉब्लम होगी तो फिर से करवा दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करना, मगर तब भी अभी करवाना तो है ही है। चलो, ये देखो बच्चों, एक डेरिवेशन है, इसे समझने की कोशिश करना। वेक्टर इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में हमारी वेक्टर देखो किस तरीके से होती है। 3 डायमेंशन में अगर आप वेक्टर देखते हो तो, मार्कर कहाँ चले जाते हैं, अभी करा रहे इसको, मिनट। देखो, वेक्टर 3 डायमेंशन में कैसे होती है, ये बच्चों आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। ये आपकी कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये आपकी इधर ए वेक्टर है, जो कि हमारा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चों, गामा एंगल बना रही है। जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ए वेक्टर है, ये हमारी जो वाई एक्सिस में जब रिजॉल्व हो गई है तो उसे ए वाई वेक्टर हमने कह दिया है। ये हमारी जब एक्स एक्सिस में रिजॉल्व हो गई है तो उसे हम लोगों ने ए वेक्टर कह दिया है, और जब ये हमारी जेड एक्सिस में रिजॉल्व हो गई है तो उसे हम लोगों ने ए जेड वेक्टर कह दिया है, तो उसे हम लोगों ने ए जेड वेक्टर कह दिया है। मैंने ये चीज बताई है बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस होती हैं, सबको पता है बात तो, ठीक। तो फाइन, ठीक, 3 एक्सिस हमारी होती हैं।
ये z एक्सिस है, ये कोई a वेक्टर है आपकी, तो ये a वेक्टर हमारी x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, और जो मैंने तीन कर्व बनाए हुए हैं तो ये z एक्सिस के साथ बना रही है गामा एंगल। तो बच्चों ये वेक्टर का रूल होता है, अगर कोई वेक्टर तिरछी होती है तो वो हर डायरेक्शन के अंदर बिखर जाती है, हर डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट कर जाती है। तो ये वेक्टर हमारी x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में बिखर जाएगी, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में स्प्लिट कर जाएगी। तो जब ये वेक्टर हमारी x एक्सिस में स्प्लिट कर गई तो उसे हम लोगों ने क्या कह दिया, ए एक्स वेक्टर कह दिया, ए एक्स वेक्टर। जब ये y एक्सिस में स्प्लिट कर गई तो ए y वेक्टर कह दिया, जब ये z एक्सिस में स्प्लिट कर गई तो ए z वेक्टर कह दिया। ठीक है, अब देखो जो नेट वेक्टर होगी आपकी, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप ऐसे करके कह सकते हो, ए वेक्टर जो होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर और प्लस में ए जेड वेक्टर। इस तरीके से कह सकते हो। अब ये जो नेट वेक्टर है उसे आप किस तरीके से लिख सकते हो, जो एक्स एक्सिस पर वेक्टर है वो प्लस जो वाई एक्सिस पर वेक्टर है प्लस जो जेड एक्सिस पर वेक्टर है, क्योंकि ये तीनों बिखरी है ना हमारी, तीनों कैसे हैं, बिखरी है हमारी ये। ठीक, अब देखो ए वेक्टर को आप किस तरीके से लिख सकते हो, ए एक्स वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स कॉस अल्फा आई कैप, ए एक्स कॉस अल्फा आई कैप। ठीक, ए वाई वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, ए वाई कॉस बीटा जे कैप, ये आ जाएगा प्लस ए जेड कॉस गामा के कैप। ठीक है, ए एक्स वेक्टर क्या हो जाएगी बच्चों, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो और अपनी बुद्धि पूरी इधर लगाओ, पूरे इधर कंसंट्रेट होकर सुनो, एक मिनट पूरा कंसंट्रेट हो जाओ इधर ही। हाँ, ये देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज तिरछी होती है, ऑब्लिक होती है, तो वो स्प्लिट कर जाती है, जहां पे एंगल बनता है वहां पे कोसाइन कंपोनेंट होता है। तो ये ए वेक्टर तिरछा है, ये वेक्टर जब एक्स एक्सिस में स्प्लिट कर जाएगा तो ए एक्स कॉस अल्फा ही तो हो जाएगा। अरे एक तरीके से ए कॉस अल्फा यही तो हो जाएगा बच्चों आपका, कोई प्रॉब्लम, ए एक्स वेक्टर को हम लोग ये लिख सकते हैं ना इस तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक। ए एक्स वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर अगर आप देखोगे तो ए कॉस अल्फा हो जाएगा, सॉरी ये आपका ए कॉस अल्फा हो जाएगा, ये ए देखो इस तरीके से हो जाएगा ए कॉस अल्फा, ये देखो ए एक्स वेक्टर को आप कह सकते हो, वेक्टर क्या होता है बच्चों, मैग्नी, ए एक्स वेक्टर जो होगा वो आपका, ए एक्स वेक्टर को आप क्या कह, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका ए एक्स है, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, ए एक्स। ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, ए वाई, और ए जेड वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड क्या है, ए जेड है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, ए है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, मॉड साइन लगाकर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किस तरीके से लिखते हैं, मॉड साइन लगाकर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगाया ए, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगाया ए एक्स, ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगाया ए वाई, ए जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगाया ए जेड। ठीक है, अच्छा अब मैं देखो अगर आपको कहूं, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने इसको वैसे अभी इधर डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको इस तरीके से देखो तो मैं वेक्टर को ऐसे करके लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, अभी मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, हो सकता है इसलिए आपको समझ ना आया हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको। देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ए एक्स आ गया, यूनिट वेक्टर आई कैप, मैग्नीट्यूड ए वाई आ गया, यूनिट वेक्टर जे कैप, मैग्नीट्यूड ए जेड आ गया, यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, फाइन। अब आप अगर देखोगे तो ए एक्स क्या होगा आपका, ए कॉस अल्फा के इक्वल होगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, अगर सिंस जो आपका ए एक्स होगा वो होगा क्या, ए कॉस अल्फा के इक्वल ही तो होगा। अरे ये जो वेक्टर है इधर बिखर जाएगी तो कॉस अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से ए वाई आपका क्या होगा, ए कॉस बीटा के इक्वल होगा। अरे ये वेक्टर जब इधर बिखर जाएगी तो कोसाइन ऑफ द एंगल इधर आ जाएगा, और ये वेक्टर जब जेड एक्सिस में बिखर जाएगी तो कॉस ऑफ दिस एंगल आ जाएगा, ए कॉस गामा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए वेक्टर को, ए एक्स को मैंने लिख दिया है
ए कॉस अल्फा आई कैप, इधर लिख दिया है ए कॉस बीटा जे कैप, और इधर लिख दिया है ए कॉस गामा के कैप। ये बात सबको समझ में आई बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं इधर? जहां तक ऑनेस्टली बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? बाकी आपको समझ में आया ये? पाखी, ठीक है। श्रेयांश, श्रेयांश पाठक, श्रेयांश और स्नेहा समझ, गुड, चलो। और स्नेहा समझ में आया आपको? अच्छा, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो ऐसी कौन सा बड़ी बात है। और अच्छा, स्नेहा का तो जायजा नहीं आ सकता, वो हो सकता है ना आया हो, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। बच्चों देखो, ये थोड़ा इमेजिनेशन वाली चीज है। देखो इसको किस तरीके से करते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस का मतलब ये इस तरीके से है आपकी, ऐसे करके। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई ये ए वेक्टर है, ये आपकी क्या है, कोई ए वेक्टर, ठीक है। इसे मैं रब करके फिर से बता रहा हूं। देखो देखो, ए वेक्टर जो है बच्चों, जो मेरी ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, और ए वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। यहां तक बात समझ में आई पाखी एंड स्नेहा? ठीक। ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। और ए वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के साथ, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है बच्चों, तो ये इसके साथ ऐसे करके ये जो एंगल बना रही है उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 लाइनों से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया उसको। तो ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, गामा एंगल। यहां तक आई बात समझ में? आई बात समझ में ये स्नेहा? ठीक है, ये जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। अच्छा, अब देखो ये फिजिक्स का रूल होता है कि कोई भी जो वेक्टर तिरछी होती है तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर स्प्लिट कर जाती है। तो जो हमारी नेट वेक्टर होगी वो क्या हो जाएगी, जो एक्स एक्सिस पर बिखरी हुई वेक्टर है वो, प्लस जो वाई एक्सिस पर बिखरी हुई वेक्टर है वो, प्लस जो जेड एक्सिस पर बिखरी हुई वेक्टर है वो, उन सबका समीशन। अरे जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगी, वो अपनी बिखरी हुई वेक्टर्स का समीशन हो जाएगी। हमारी नेट वेक्टर क्या हो जाएगी, अपनी बिखरी हुई वेक्टर्स का समीशन। नेट वेक्टर एक्स एक्सिस में बिखर गई है, वाई एक्सिस में बिखर गई है, जेड एक्सिस में बिखर गई है। तो हमारी नेट वेक्टर क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर बिखरी हुई वेक्टर का समीशन। यहां तक बात समझ में आई पाखी? स्नेहा, आया समझ में स्नेहा? श्रेयांश, श्रेयांश आई बात समझ में ये? ठीक है, हमारी ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर बिखर चुकी है। तो हमारी नेट वेक्टर क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर बिखरी हुई वेक्टर्स का समीशन। ठीक। अब देखो ए एक्स वेक्टर है ना, ए एक्स वेक्टर क्या है, ए एक्स वेक्टर है जो ए वेक्टर एक्स एक्सिस पर बिखर गई है, वो वेक्टर है ए एक्स वेक्टर। ए वाई वेक्टर क्या है, जो ए वेक्टर वाई एक्सिस पर बिखर चुकी है, ये वो वेक्टर है। और ये हमारी जेड, ए जेड वेक्टर क्या है, जो ए वेक्टर जेड एक्सिस पर बिखर चुकी है, वो वेक्टर है। तो इन वेक्टर्स का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसको मॉड साइन के अंदर लिखते हैं, 2 लाइन बना देते हैं, मॉड लगा देते हैं, तो इससे उनका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स है, ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वाई है, और ए जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए जेड है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है। मतलब इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया मॉड लगाकर, तो इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और बाद में जो ए वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर बिखर चुकी हैं, तो जो वेक्टर्स हमें मिली हैं वो ए एक्स वेक्टर है, ए वाई वेक्टर है, ए जेड वेक्टर है। अब ये जो ए एक्स वेक्टर है, ए वाई वेक्टर है और जो ए जेड वेक्टर है, इन सबके जो मैग्नीट्यूड है, जो हमने मॉड लगाए हुए हैं, वो हमारे ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है। यहाँ तक आती है बात समझ में स्नेहा एंड पाखी एंड श्रेयांश? ठीक है फिलिप,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिलिप को भी समझ में आ रही है बात, आनंजे और बाकी बच्चों को भी सबको आ रही है बात समझ में। अलीशा, अलीशा आ रही है बात समझ में? ठीक। अब देखो बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर जो होती है, जब वो बिखरती है तो वो जहां पे एंगल बनता है वहां पे उसका कोसाइन कंपोनेंट आ जाता है। तो अब आप देखोगे तो ए वेक्टर को आप ऐसे करके लिख सकते। अब मैंने इस वाली इसको किस तरीके से लिख दिया, सबसे पहले तो ये देखो, वेक्टर को ऐसे ही तो लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। अरे वेक्टर को लिखते ही ऐसे हैं यार, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ये तो मैंने आपको बताया था ना। वेक्टर की डेफिनेशन ही क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और जिसके अंदर डायरेक्शन हो दोनों। तो वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर होती है जिसका मैग्नीट्यूड 1 जो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने ए एक्स वेक्टर को क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे आई कैप। ए वाई वेक्टर को मैग्नीट्यूड और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे कैप। ए जेड वेक्टर को मैग्नीट्यूड और जेड एक्सिस पे मैग्नीट्यूड क्या है आपका के कैप। यहां तक आई बात समझ में? यहां तक आई बात समझ में? स्नेहा पाखी? ठीक है, वेरी गुड सन्नियम। ठीक, इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों देखो, ये मैंने आपको बताया था कि जब हमारी वेक्टर जहां पे एंगल बनता है वहां पे कोसाइन कंपोनेंट आ जाता है, जहां पे एंगल बनता है वहां पे क्या आ जाता है आपका कॉस कंपोनेंट आ जाता है। तो ए एक्स क्या आ जाएगा हमारा, अरे ए कॉस अल्फा आ जाएगा ना। ए यहाँ पे बिखर जाएगा तो ए कॉस अल्फा आ जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया, ए एक्स को ए कॉस अल्फा। ए यहाँ पे बिखर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए वाई ए कॉस बीटा आ जाएगा। ठीक। और इसी तरीके से ए जेड एक्सिस यानी कि यहां पर बिखर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए कॉस गामा आ जाएगा। ये बात समझ में आई पाखी एंड स्नेहा? स्नेहा, ठीक है। थोड़ा बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, बुद्धि लगाओ, और बाद में वरना रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो और अच्छे से आएगा समझ में। देखो ए एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये चीज इधर बिखर गई तो क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फा। ये चीज इधर बिखर गई वाई एक्सिस पे तो आ जाएगा ए कॉस बीटा। और ये चीज ए जब मेरा जेड एक्सिस पे बिखर गया तो क्या आ जाएगा, ए कॉस गामा आ जाएगा। यही तो मैंने बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, कि हमारा जहां पे एंगल बनता है वहां पे कॉस कंपोनेंट आ जाता है ना संयम? हाँ, जब हमारा एंगल बनता है जहां पे वहां पे कॉस कंपोनेंट आ जाता है, तो इस तरीके से बिखर गया। अब मैं ए एक्स को क्या लिख दूंगा, ए एक्स को मैंने लिख दिया है ए कॉस अल्फा आई कैप। ए वाई को लिख दिया ए कॉस बीटा जे कैप। और ए जेड को लिख दिया है ए कॉस गामा के कैप। ठीक है, ए जेड को मैंने क्या लिख दिया है, ए जेड को इधर मैंने लिख दिया है ए कॉस गामा के कैप। ए वाई को लिख दिया है ए कॉस बीटा जे कैप। और ए एक्स को लिख दिया है ए कॉस अल्फा आई कैप। ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, और इधर ए कॉस गामा के कैप। इस तरीके से ए वेक्टर कंप्लीट मैंने लिख दिया है। यहां तक आ गई बात समझ में? अरे ये स्प्लिट ही तो हो गया है। जब ये यहाँ पर स्प्लिट होगा तो इसका कॉस कंपोनेंट कॉस ऑफ द एंगल इस एक्सिस के साथ आ जाएगा, इसका कॉस ऑफ द एंगल इस एक्सिस के साथ, इसका कॉस ऑफ द एंगल इस एक्सिस के साथ। जहां पे एंगल बनता है वहां कॉस कंपोनेंट, ये मैंने वेक्टर में बताया था। ठीक है, किसी का स्नेहा आपको अच्छे से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा हो सकता है आपने शुरुआत में वेक्टर की ये शायद चीज ना पड़ी हो, इसलिए चलो कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हाँ हाँ, इसलिए चलो, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है या पूरा अच्छे से आ रहा है? हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपने शुरुआत से स्टार्टिंग से ज्वाइन करा है और एक भी दिन मिस नहीं हुआ, इसलिए चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? सन्या मनेजा आप, हाँ सन्या, श्रेयांश पाठक, श्रेयांश पाठक तुम्हें पूरा आ रहा है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा से ज्यादा आ रहा है। चलो कोई नहीं, आ जाएगा दोबारा एक बार रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड वीडियो देखना। सन्या मनेजा पूरा आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा अच्छा, पूरा नहीं आया। ये एक्चुअली 3D में है यार, इसको थोड़ा ना 3 डायमेंशनल में है। आप इस तरीके से समझो, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो समझाना हमारा काम ही है। किसी भी तरीके से नहीं है समझ में तो वो टीचर की जिम्मेदारी है समझाना।
एक चीज सुनो, मैंने आपको ये चीज बताई थी, इस चीज से आ जाएगा समझ में अब जो मैं बता रहा हूँ। ये दूसरा मेथड है समझाने का, इस मेथड से आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज सुनो, अगर कोई वेक्टर हमारी तिरछी होती है तो वो हमारी बच्चों इस तरीके से बिखर जाती है। ये मैंने बताया था, जहां पे एंगल बनता है वहां पे क्या आ जाता है, कॉस कंपोनेंट, और जहां पे एंगल नहीं बनता वहां पे क्या आ जाता है, साइन कंपोनेंट। ये चीज मैंने बताई थी, ये सबको याद है? ये वाली चीज मैंने बताई थी, ये सबको याद है? हाँ, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी चीज तिरछी होती है तो वो इस तरीके से बिखर जाती है, जहां पे एंगल बनता है वहां पे कॉस कंपोनेंट आ जाता है, जहां पे एंगल नहीं बनता वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाता है। तो वही तो मैंने इसके अंदर करा है, और मैंने इसी कॉन्सेप्ट का तो यूज करा है यहाँ पे। ये चीज जो है ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो बस ये इधर बिखर गई, एक कॉस अल्फा आ गया। ये चीज इधर बिखर गई तो इधर कॉस बीटा आ गया, और ये चीज जेड एक्सिस पे बिखर बिखर गई तो ये कॉस गामा आ गया। बस यही तो चीज करी है, और मैंने करा ही क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने इधर यही तो करा है। आप ये चीज समझ लो बस। ये चीज जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो ये कॉस ये आ गया आपका। बस ठीक है, साइन से हमें मतलब नहीं है, हम केवल जिसके साथ एंगल बन रहा है वही वाली चीज ले रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा, फाइन। अब बच्चों देखो देखो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी इधर थर्ड इक्वेशन है, ये आपकी दो इक्वेशन है इधर। अब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं, प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं, प्लस थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर। तब आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए वाई का स्क्वायर, फिर प्लस ए जेड का स्क्वायर। राइट, मैंने क्या कर दिया इधर, इसका स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आरएचएस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अरे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो सबके एलएचएस का स्क्वायर प्लस करा, आरएचएस का स्क्वायर प्लस करा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो ये आपका क्या आ जाएगा इधर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए जेड का स्क्वायर। फाइन, और ये आ जाएगा आपका फिर ए स्क्वायर को इधर हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आपका आ जाएगा। आप इधर देखोगे तो देखो बच्चों ये हमारा वन आ जाता है, सिंस सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमारा इधर वन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन के इक्वल होता है। ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा होता है बच्चों, अगर कोई लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है, तो उनके कॉस के स्क्वायर्स का समीशन वन के इक्वल होता है। अरे ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो बच्चों। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइन है आपकी, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, तो उसके कॉस के स्क्वायर का समीशन, मैंने क्या बोला, उन एंगल्स के कॉस के स्क्वायर्स का समीशन वन के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, बस जरा सा यूज होता है हमारा। इसके बाद स्पेस खत्म हो गया है, चलो कोई नहीं, इधर बता दे रहा हूं मैं। ठीक, ये आपका वन के इक्वल आ जाएगा। सो आप कह सकते हो 10, आपने इधर कह दिया 10, ये आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर जो होगा ये आपका आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और प्लस में ए जेड का स्क्वायर।
ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर आ जाएगा। और या फिर आप नेट वेक्टर को क्या कह सकते हो, नेट वेक्टर आपकी क्या आ जाएगी, जो एक्स एक्सिस पर मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस जो वाई एक्सिस पर मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस जो जेड एक्सिस पर मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर और अंडर रूट में। ये आपकी नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, जो एक्स एक्सिस पर वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो वाई एक्सिस पर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और जो जेड एक्सिस पर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपकी नेट वेक्टर आ जाएगी, नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये बात आई तो समझ में सबको, ये बात आई समझ में? अरे वाह, ठीक। स्नेहा, ठीक। श्रेयांश एंड पाखी एंड सन्यम, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार घर में फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है ये। चलो वेरी गुड। अब ऐसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, यहाँ तक हमारा मोशन एंड ये हमारा डेरिवेशन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता दूं, मगर क्योंकि सिलेबस में है इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, इससे कोई एक आध न्यूमेरिकल ही बनता है। अच्छा बच्चों, हमारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बहुत हैं अभी, वो मैं आपको करवा दूंगा न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे। ठीक। अभी ऐसा करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं अभी इसके, चलो ये वाला सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी इसके न्यूमेरिकल्स एक न्यूमेरिकल में इसका करवा देता हूँ, उसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन फिर शुरू करता हूँ। अच्छा ये बच्चों सबका होमवर्क है, किसी ने नहीं करा ये, मैंने कहा था सबसे अपने पीडीएफ नोट सब लोग मुझे सेंड करोगे, जिससे पता लग जाएगा आप लोग कितना नोट कर रहे हो। ठीक है, ये सबका होमवर्क है। सब लोग अपना कल तक मुझे अपने पीडीएफ जो आप कॉपी में लिख रहे हो सबका पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप करोगे, इससे ये पता लगेगा आप लोग कॉपी में कितना लिख रहे हो। ठीक है, पाखी ने भेजा था बट अपने बस क्वेश्चन ही लिखे थे, आज क्वेश्चन लिख लेने को, क्वेश्चन लिख लेने के बाद भेज देना, और बाकी बच्चे भी भेज देना। ठीक है श्रेयांश? ठीक, श्रेयांश ठीक है, भेज देना। ठीक। देखो बच्चों, एक बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, लेट्स सी इट। ये देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। ये बच्चों है, इसमें हमारा वेट, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है, एक रिवर है हमारी, बहुत ध्यान से बात को सुनना, एक रिवर है हमारी जो 800 मीटर वाइड है और वो फ्लो कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से। ये रिवर और स्विमर वाले क्वेश्चन है। देखो, एक रिवर है जो 800 मीटर लंबी है, कितनी मीटर लंबी है, 800 मीटर चौड़ी, चौड़ी है 800 मीटर, 800 मीटर वाइड है, इसकी चौड़ाई 800 मीटर है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी 800 मीटर है। एक बैंक ऑफ रिवर से दूसरे बैंक ऑफ रिवर तक की दूरी कितनी है, 800 मीटर। और पानी इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर के साथ, यानी कि रिवर की वेलोसिटी हमारी कितनी है, 5 किलोमीटर आवर इनवर्स। ये हमारी इसके अंदर रिवर की वेलोसिटी है। एक स्विमर जो है उसकी वेलोसिटी हमारी दे रखी है 10 किलोमीटर आवर इनवर्स, ये स्विमर की वेलोसिटी है रुके हुए पानी में। अच्छा, स्विमर इसको स्ट्रेट क्रॉस करना चाहता है, तो इसमें पूछा गया है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, उसकी क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी और उसे कितना टाइम लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो आपके हाफरली एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, हाफरली एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका रिवर है जिसमें, ठीक है स्नेहा, तो बच्चों इसमें क्या है आपका, एक बैंक ऑफ रिवर से दूसरे बैंक ऑफ रिवर तक की दूरी कितनी है, 800 मीटर है। इसमें जो हमारा रिवर फ्लो कर रहा है वो है 5 किलोमीटर पर आवर के साथ। ठीक,
स्नेहा इज प्रेजेंट? ठीक। इसमें रिवर हमारी फ्लो कर रही है देखो 5 किलोमीटर पर आवर के साथ। स्विमर रुके हुए पानी में इतनी वेलोसिटी के साथ जाता है। स्विमर चाहता है कि वो सीधा चला जाए। स्विमर क्या चाहता है? वो सीधा चला जाए। तो उसमें पूछा है उसे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसमें ये पूछा है स्विमर को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा अगर स्विमर चाहता है कि वो सीधा चला जाए। तो बच्चों अपना एक कॉमन सेंस लगाओ, एक थोड़ी अपनी बुद्धि लगा लो अपनी, कि अगर स्विमर ऐसे करके जाएगा तो पानी के बहाव की वजह से इधर चला जाएगा। तो इसलिए स्विमर ऐसे नहीं जाएगा, स्विमर इस तरीके से जाएगा। स्विमर इस तरीके से क्यों जाएगा? स्विमर इस तरीके से इसलिए जाएगा बच्चों ताकि पानी के बहाव की वजह से तब जाके स्विमर सीधा पहुंचेगा। आई बात समझ में? अरे बच्चों अपनी एक कॉमन बुद्धि लगाओ ना आप लोग, अपनी एक कॉमन बुद्धि लगा। हाँ, अपनी एक कॉमन कॉमन सेंस लगाओ। फिजिक्स में, फिजिक्स एक प्रैक्टिकल चीज है बच्चों, बहुत कॉमन सेंस इसमें लगेगा आपका। एक खुद बुद्धि लगाओ, पानी का बहाव जब इधर है, जब हमारा पानी का बहाव इधर है, तो अगर स्विमर ऐसे सीधा जाएगा तो पानी के बहाव से वो इतना ही आ जाएगा, चाहे जितना भी तगड़ा स्विमर हो हमारा, पानी के बहाव के आगे किसी की नहीं टिकेगी। पानी के बहाव के आगे स्विमर इस तरीके से आ जाएगा। इसलिए स्विमर चालाक है, स्विमर ने फिजिक्स पढ़ी हुई है। स्विमर इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा ताकि पानी का बहाव उस पर आए और पानी के बहाव की वजह से वो सीधा हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, ताकि स्विमर हमारा इस तरीके से आ जाए। हाँ, अब हमें बताना है वो कितने किस डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन बोले तो एंगल, डायरेक्शन अगर पूछी गई है तो इसका मतलब हमसे एंगल पूछा गया है। तो हमें ये एंगल पता करना है कि वो कितने एंगल पे जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ बना दो। पैरेललोग्राम लॉ हमने बना दिया तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये हो गया, ये हमारा पैरेललोग्राम हम लोगों ने इधर बना दिया। ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम बना दिया बच्चों। अब तो कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर, इसका नामकरण कर दिया हमने। ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी। अब बस इसका नामकरण कर दिया। तो अब देखो मैंने इधर ले लिया ट्रायंगल ए सी डी ले लिया। तो ट्रायंगल ए सी डी में अगर आप देखोगे, तो ट्रायंगल ए सी डी में देखते हो बच्चों, तो आपका टेन थीटा या साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा क्या आ जाता है? एंगल के जो जस्ट अपोजिट होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना? जो बच्चों चीज एंगल के जस्ट अपोजिट होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर, है ना? और यानी कि सी डी, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस यानी कि वी एस, यानी कि ए डी। ठीक, तो साइन थीटा बच्चों पैरेललोग्राम में सी डी किसके इक्वल होगा? सी डी वी आर के इक्वल ही तो होगा। अरे सिंस पैरेललोग्राम की ये वाली साइड जो सी डी है वो ए बी के इक्वल होगी, तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगी? वी आर के इक्वल आ जाएगी। तो मैं इधर लिख सकता हूँ वी आर, और ए डी को क्या लिख सकता हूँ मैं? वी एस। यहां तक आई बात समझ में? वी एस लिख दिया मैंने। तो आपका साइन थीटा ये क्या आ जाएगा? वी आर कितना है बच्चों? 5, और वी एस कितना है आपका? 10। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बाकी ये बात समझ में आई कैसे करा है स्नेहा? बायो वाले बच्चों को पता चल रहा है साइन थीटा 1/2 तो थीटा 30 डिग्री कैसे आया? ठीक है, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ठीक बच्चों, तो आपका थीटा 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब स्विमर का कैसे जाएगा? स्विमर बच्चों ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, अरे ये तो 90 डिग्री का है, सबको दिख ही रहा है ये। तो आपका थीटा कैसे करके जाएगा? थीटा वो स्विमर 120 डिग्री के एंगल पर जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री के एंगल जाएगा विद रिवर फ्लो। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं स्विमर सो स्विमर मूव्स एट एन एंगल ऑफ swimmer moves at an angle of 90 plus 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 120 डिग्री विद रिवर फ्लो, विद रिवर फ्लो। ठीक, रिवर फ्लो के साथ 120 डिग्री के एंगल पर जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो 30 डिग्री के एंगल पर जाएगा। स्विमर विल मूव 30 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, ऐसे भी कह सकते थे, या फिर स्विमर मूव्स एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिवर फ्लो, ऐसे भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, दोनों ही चीज सही है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो हमें एक चीज पता लग गई, ये बात सबको समझ में आई? ये बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं रिवर स्विमर वाले।
ये हाँ, वेक्टर्स के अंदर रिवर स्विमर वाले बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिल जाएंगे और ये एग्जाम में आते भी हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। अच्छा, अब देखो इसके अंदर हमसे क्या कहा है, दूसरे पार्ट में पूछा गया है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी देखो उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, समझो। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखते हो, ट्रायंगल एडीसी के अंदर, तो ट्रायंगल एडीसी में देखोगे तो वी एस का स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर होगा। अरे यही तो होगा, ये वाली चीज आपकी वी आर हो जाएगी ना। तो बच्चों हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा। तो वी स्क्वायर नेट क्या आ जाएगा, वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो वी आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट में वी एस, वी एस क्या है आपका 10 का स्क्वायर, और ये क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा 100 माइनस 25, यानी कि अंडर रूट में 75 आ जाएगा, अंडर रूट में 75 किलोमीटर आवर इनवर्स। ठीक है, इतनी स्पीड आ जाएगी। स्विमर बेचारा जाएगा तो स्विमर 10 किलोमीटर पर आवर के साथ, बट पानी के अंदर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर नहीं रहेगी, पानी के अंदर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी आ जाएगी। पानी के अंदर उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो बहुत कम, इसको सॉल्व कर लेना आप खुद ही। तो पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी आ जाएगी। ये बात सबको समझ में आई। अरे पानी के बहाव की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, समझ में आई बात ये। ठीक है। अच्छा, अब देखो तीसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, तीसरे पार्ट में पूछा गया कितना टाइम लगेगा। तीसरे पार्ट में पूछा गया है स्विमर को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, विड्थ। विड्थ कितनी है हमारी 800। कितना टाइम लगेगा, इतनी विड्थ हो गई और स्पीड v वाली 800 मीटर। और स्पीड ध्यान रखना बच्चों, स्पीड ये वाली मत ले लेना कहीं, स्पीड वो वाली लेंगे जो पानी के अंदर उसकी हो जाएगी। स्पीड कौन सी लेंगे, जो पानी के अंदर उसकी हो जाएगी। पानी के अंदर ये वाली स्पीड हो रही है। तो अंडर रूट में 75, इसे मीटर पर सेकंड में कर दोगे तो 5/18 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो 800 अपॉन 2.4 आ जाएगा। और इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 333.3 सेकंड, इधर आ जाएगा 333.3 सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। यहां तक बच्चों आई बात समझ में, बच्चों यहां तक आई बात समझ में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग, ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहां तक आई ना बच्चों सबको बात समझ में। ठीक है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपके बोट और रिवर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स की तो कोई लिमिट नहीं है। न्यूमेरिकल्स तो आप जिस तरीके से अपना दिमाग दौड़ाते रहो, न्यूमेरिकल्स तो उतने ज्यादा ही हैं हमारे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंपॉर्टेंट तरीके का एक एक न्यूमेरिकल आपको करवा दूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि एक बोटमैन है, बोटमैन की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है रुके हुए पानी में। एक बोटमैन है, बोटमैन की स्पीड रुके हुए पानी में है 10 किलोमीटर आवर इनवर्स। और रिवर हमारी फ्लो कर रही है, रिवर 5 किलोमीटर आवर इनवर्स। ये हमारी इधर रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, रिवर हमारी ऐसे करके फ्लो कर रही है, बोटमैन की स्पीड इतनी है। तो किस डायरेक्शन में बोटमैन को रो करना पड़ेगा जिससे वो डायरेक्टली अपोजिट चला जाए। और जो बोटमैन है उसके, ये जो विड्थ है रिवर की, ये 2 किलोमीटर है। विड्थ रिवर की कितनी है,
2 किलोमीटर, और जो रिवर की विड्थ है बच्चों वो 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो रिवर की वेलोसिटी ये है 5 किलोमीटर पर आवर। बोटमैन यहां पर है, ठीक है स्नेहा। बोटमैन ये चाहता है कि बोटमैन जस्ट इसके अपोजिट चला जाए, ठीक है श्रेयांश। बोटमैन चाहता है कि जस्ट इसके अपोजिट यहां पर पहुंच जाए, जस्ट यहां पर, ठीक है श्रेयांश। अरे रेस्पॉन्स कर दिया करो जिससे मुझे पता लग जाए मेरी आवाज पहुंच रही है। स्नेहा एंड सन्या मनेजा, ठीक है, ठीक। अरे हाँ, तो बोटमैन चाहता है कि वो जस्ट यहाँ पर पहुंच जाए। बोटमैन की स्पीड है इतनी, तो उसे इसमें पूछा गया है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में बोटमैन को जाना पड़ेगा। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर बोटमैन ऐसे चलेगा तो पानी के बहाव की वजह से यहाँ पहुंच जाएगा। अगर बोटमैन सीधा ऐसे करके चलेगा तो पानी के बहाव की वजह से यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए बोटमैन ऐसे नहीं जाएगा, बोटमैन ऐसे करके जाएगा। बोटमैन ऐसे करके जाएगा, तब पानी का बहाव की वजह से वो सीधा इसके जस्ट यहाँ पर पहुंचेगा। आई बात समझ में, तब पहुंचेगा यहाँ पर। तो इसलिए बोटमैन इस तरीके से जाएगा, तो बस इधर स्विमर की जगह बोटमैन आ जाएगा। बोटमैन इस तरीके से जाएगा ताकि यहाँ पहुंच जाए, ठीक। अच्छा, बोटमैन इस तरीके से जाएगा बस। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम बना दिया इस तरीके से ज्वाइन करके, तो नेट स्पीड बोटमैन की ये आ जाएगी। बस सिंपल सा लॉजिक है ये भी। अब बस इसके अंदर है सब कुछ वैसा ही है। तो ट्रायंगल ए सी डी ले लिया हमने, तो ट्रायंगल ए सी डी में देखोगे तो आपका इधर साइन थीटा लगा दो। तो बच्चों साइन थीटा क्या आ जाएगा, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट आ जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक। और एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर ये इधर क्या आ जाएगा आपका वी आर, और एडी क्या आ जाएगा आपका वी बी। बोटमैन की रिवर की स्पीड कितनी है 5, बोटमैन की स्पीड कितनी है 10, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। इससे देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा 1/2, तो थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगेन बोटमैन को कितने एंगल पर जाना पड़ेगा, 30 डिग्री परपेंडिकुलर टू द रिवर, या फिर 120 डिग्री विद रिवर फ्लो। बोटमैन विल मूव, बोटमैन मूव 120 डिग्री विद रिवर फ्लो, 120 डिग्री विद रिवर फ्लो। ये बात आई समझ में बच्चों, यहां तक आई बात समझ में सबको? बाकी सब वैसे ही रहेगा। वैसे इन्होंने इधर केवल डायरेक्शन पूछी थी, तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। अनंजय आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? अनंजय, सन्या मनेजा, गुड, चलो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो जल्दी। ठीक, ले लिया सबने, गुड। चलो अब इसको समझते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यस, क्या हो गया? अच्छा बच्चों, एक चीज और देख लो जल्दी से। जैसे आपके एक ये रेन वाला क्वेश्चन बहुत फेमस होता है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपसे, ऑन एक सर्टेन डे पर रेन हमारी वर्टिकली गिर रही है और विंड हमारी फ्लो कर रही है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन तक हमारी विंड फ्लो कर रही है। तो एक लड़का है जो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, उसे किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए। क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूँ। ऑन अ सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। A wind started blowing after some time.
with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? बहुत बढ़िया, hold his umbrella. इस क्वेश्चन में कहा है बच्चों, ये हमारी इधर रेन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये विंड की स्पीड है. जो रेन है वो हमारी गिर रही है 35 मीटर पर सेकंड के साथ, वर्टिकली डाउनवर्ड. रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो गिरती है. वर्टिकली डाउनवर्ड ये हमारी बारिश हो रही है, ठीक. और जो हमारी बच्चों विंड है, विंड हमारी 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट हमारी जो विंड है वो चल रही है 12 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक. तो किस डायरेक्शन में बस, एक लड़का है जो बस स्टॉप में खड़ा हुआ है, उसे किस डायरेक्शन में अपना छाता पकड़ना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक. ये बच्चों आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है. वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, तो वर्टिकली डाउनवर्ड को ऐसे ही बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में ऐसे ही बना सकते हैं. वर्टिकल को, वर्टिकल का मतलब क्या है, अंदर की तरफ ऐसे गिर रही है. मगर अब 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में कैसे बनाए? तो हम लोगों ने ये ऐसे करके बना दिया. ये हमारी देखो इधर रेन आ गई, ये हमारी क्या आ जाती है, रेन की स्पीड, ठीक है. और ये हमारी हवा की स्पीड, ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हवा की स्पीड आ गई है. देख रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है वेक्टर का. हवा की स्पीड ये आ गई, रेन की स्पीड ये आ गई. यहाँ पे कोई एक बालक खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, तो वो लड़का बरसात से बचने के लिए छाते को किस डायरेक्शन में रखेगा? आपने देखा होगा बच्चों, जब भी कभी आप खड़े होते हो तो छाते को ऐसे नहीं रखते एकदम, छाते को थोड़ा टिल्ट करके रखते हो ना, क्योंकि हवा के फ्लो की वजह से पानी आपके एकदम सर के ऊपर नहीं गिरता है. बरसात का पानी थोड़ा सा एंगल पे गिरता है, तभी तो आप छाते को थोड़ा सा टिल्ट करते हो. एकदम कोई छाता ऐसे करके थोड़ा ना चलता है, छाते को ऐसे करके चलते हो ना, थोड़ा टिल्ट करके, है ना स्नेहा सक्सेना? ठीक. देखो बच्चों, कोई भी छाता ऐसे करके नहीं पकड़ता, छाते को थोड़ा टिल्ट करते हो. क्यों छाते को टिल्ट करते हो? क्योंकि हवा के फ्लो की वजह से रिवर की वेलोसिटी, देखो रिवर ऐसे करके, रिवर कह रहा हूं, मेरे देखो रेन, सॉरी, आप ध्यान देखो, रेन है ये, रेन जो है वो इस तरीके से गिर रही है, और आपका जो हवा है वो ऐसे करके चल रही है. तो अब रेन की वेलोसिटी हवा के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगी. मैंने आपको ये पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाते वक्त बताया था ना, कि अगर दो वेक्टर्स होती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता है. पढ़ाया था ना पाखी, कि अगर दो वेक्टर्स होती हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता है ना? तो इनका, हाँ, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा ये रिजल्टेंट पास कर जाएगा. ये रेन की वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी. रेन की वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में, मतलब जो रेन की वेलोसिटी जो हवा की वजह से आ जाएगी वो ये हो जाएगी. बस अब ये निकाल लो आप. अब देखो इधर हमारी ये वेलोसिटी रेन की, वेलोसिटी विंड की, ये हमारी क्या है, velocity of rain with respect to wind. Velocity of rain with respect to wind. हवा के प्रभाव की वजह से रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड. तो अब बस, खैर ये हमें नहीं पता करना, हमें पता, अब देखो ये वाला एंगल अगर मैं देख लेता हूँ वर्टिकल के साथ, तो बरसात हमारी यानी कि इस एंगल पे हो रही है. मैंने इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा ही आएगा. इसके बिना आपका क्वेश्चन पेपर पूरा ही नहीं होगा, ठीक है, चाहे दुनिया का कोई भी स्कूल हो. ठीक है, हर स्कूल में आता है. तो देखो, ठीक, देखो ये आपका आ जाता है. अगर मैं इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लूं तो इस तरीके से हो जाता है. तो ये इस डायरेक्शन में, यानी कि ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अरे है ना अलीशा, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से. तो ये आपका छाता इस तरीके से पकड़ेगा, वो छाता इस तरीके से पकड़ेगा ताकि बरसात से बच सके. बरसात हो रही है इस तरीके से, हवा की वजह से हमने देख लिया बरसात कैसे कर हो रही है, इस तरीके से हमारी ये बरसात हो रही है. तो बरसात से बचने के लिए
वो छाता इस तरीके से पकड़ेगा इतने एंगल पर। अब थीटा निकाल लेते हैं हम लोग। अगर आप थीटा निकालोगे तो आप डायरेक्ट निकाल लो, टेन थीटा क्या होता है हमारा। इसमें अगर आप देखते हो तो टेन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों आपका, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसिडर नहीं होता, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसिडर होता है। तो टेन थीटा ये आपका क्या आ जाएगा, इधर आप देखोगे तो वी डब्ल्यू आपका क्या है 12, और वी आर आपका क्या है 35। तो बस ये लिख दो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/35। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। विद वर्टिकल किसके साथ है एंगल, ये वर्टिकल के साथ। विद वर्टिकल के साथ इतना एंगल हो जाएगा आपका। विद वर्टिकल के साथ कितना एंगल हो जाएगा, इतना एंगल आपका हो जाएगा। ये चीज आई ना सबको समझ में, मैंने कैसे करा है बच्चों ये, पक्का। देखो मैंने वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लिया। वर्टिकल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसिडर नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसिडर। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैंने ऐसे करके बना दिया है ये देखो इस तरीके से मैंने एक पूरा ट्रायंगल बना दिया। अब आप देखोगे अगर इसके अंदर देखो इस तरीके से मैंने इधर ये बना दिया है। हाँ अब आप देखो अगर इस वाले ट्रायंगल के अंदर लगा देते हो टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका, यही तो हो जाएगा टेन थीटा। एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस आपका ये है, बेस आपका क्या है बच्चों, ये वी आर, और ये तो वी आर डब्ल्यू है। ठीक, ये आपका वी आर डब्ल्यू है। ठीक, और ये वी डब्ल्यू के इक्वली तो हो जाएगा, ये वाली चीज इधर वी डब्ल्यू के इक्वली तो हो जाएगी। तो एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी डब्ल्यू बाई आर, इसलिए मैंने कर दिया है। समझ में आई बच्चों बातें सबको। तो इतने एंगल पे उसे बरसात, बरसात हमारी इतने एंगल पर हो रही है, तो इसे छाता जो होगा, बरसात ऐसे कर कर हो रही है तो बरसात से बचने के लिए वो छाता इस तरीके से पकड़ेगा ताकि बरसात से बच सके। ठीक है, इस बरसात से बच सके तो इसलिए छाता वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे पकड़ेगा। अरे क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। स्नेहा पाखी, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। वेरी गुड, ले लिया तो बहुत अच्छी बात है स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करें इसके अंदर, एक दो क्वेश्चन चलो और कराने के बाद आपका मैं वो शुरू करा दूंगा, लॉज ऑफ मोशन। खैर बार बार क्वेश्चन मुझे अच्छे दिख जा रहे हैं, क्या करूं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में तो। वेट, हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों इस तरीके का। किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की बच्चों, किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की। अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इसी तरीके का। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा है कि हमारा एक आदमी है, वो मूव कर रहा है बरसात में। एक आदमी बरसात में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमारी रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिर रही हैं तो उसे किस डायरेक्शन में एंगल को वो किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आदमी हमारा ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि रेन 35 मीटर पर सेकंड के साथ गिर रही है, 35 नहीं 20 मीटर पर सेकंड के साथ गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन हमारी कैसे गिर रही है, 20 मीटर पर सेकंड के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। एक आदमी है जो 12 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है आपका टुवर्ड्स ईस्ट। कहाँ जा रहा है वो, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है वो 12 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है बच्चों, यहां तक आई बात समझ में। ठीक, ये मैं आपको नया टॉपिक एक बता रहा हूँ, ये हमारा नया टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक का नाम है
रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में तो मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, या फिर इसे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कह देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, फाइन, यहां तक आ रही है बस समझ में। देखो इस क्वेश्चन में हमारा बच्चों ये हो रहा है, मैं इसको चलो फिर से बना देता हूं डायग्राम को पूरा। देखो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन पढ़ाया है, वो शायद कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, जैसे स्नेहा आपने, तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो टेंशन मत लेना। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमारी रेन वर्टिकली डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकंड के साथ गिर रही है, एक आदमी है जो ईस्ट में जा रहा है, तो आदमी किस डायरेक्शन में छाता होल्ड करेगा? आदमी किस डायरेक्शन में छाता होल्ड करेगा? अगर आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपकी ईस्ट होती है ना बच्चों, ये क्या होती है आपकी ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है इधर आपका ईस्ट, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना इधर, हाँ ये आपकी इधर ईस्ट होती है, ये वेस्ट होता है। रेन इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, आदमी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, तो आदमी किस डायरेक्शन में छाता होल्ड करेगा? यहां तक आई बात समझ में? अरे रिस्पॉन्स तो करो। ठीक है, अब आप देखोगे बच्चों, तो आदमी किस डायरेक्शन में छाता होल्ड करेगा? आदमी उस डायरेक्शन में छाता होल्ड करेगा जहां पे रेन की वेलोसिटी आदमी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को निकालनी है। हम लोगों को निकालना है रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी। तो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? वेलोसिटी रेन माइनस वेलोसिटी मैन। रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? वेलोसिटी रेन माइनस वेलोसिटी मैन। जो पहले लिखा होता है माइनस जो बाद में लिखा होता है, जो पहले लिखा होता है माइनस जो बाद में लिखा होता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो इधर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इधर क्या हो जाएगा? अगर आप देखोगे इधर, तो इधर हम लोगों ने माइनस वी एम कर दिया, ये हम लोगों ने इधर क्या कर दिया? माइनस वी एम। अरे माइनस डायरेक्शन में इसको अपोजिट डायरेक्शन में इधर प्रोवाइड करा ना। यहां तक आई बात समझ में? एक एक स्टेप बता रहा हूँ, जल्दी से बताते जाओ, आ रहा है समझ में? ये हमारा इधर प्लस वी एम है, मैंने इधर माइनस वी एम कर दिया। ठीक है, अब नेट वेलोसिटी हमारी जो होगी इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी, यही हमारा वी आर एम आ जाएगा। नेट वेलोसिटी इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी और यही हमारा वी आर एम आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यही हमारा इधर बच्चों वी आर एम हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं तो हमारा उसे किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा वो। देखो इस डायरेक्ट, ये हमारी रेन की वेलोसिटी आदमी के रिस्पेक्ट में है, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में ये है। यानी कि बरसात इस तरीके से हो रही है तो वो छाता इस तरीके से पकड़ेगा। बरसात ऐसे कर कर हो रही है ना हमारी, तो वो छाता इस डायरेक्शन में पकड़ेगा, इतने एंगल पे, इतने एंगल पे पकड़ेगा छाता अपना वो। ठीक, ये है हमारा। तो अब आप देख लो छाता कितने एंगल पे पकड़ेगा, टेन थीटा निकाल लो इसके अंदर, टेन थीटा निकालोगे तो वह वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देखोगे तो वी एम माइनस वी एम का मैग्नीट्यूड और वी आर का मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं, तो वी एम का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है? 12, और आर का क्या है? 20। तो 4 3 12 4 5 20 टेन थीटा। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा? थीटा इधर टेन इनवर्स 3/5 विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ इतना एंगल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये बात आई समझ में? स्नेहा आपको आई बात समझ में ये? अच्छा, आलिशा आपको? अलीशा, अलीशा, पाखी, संध्या मनेजा और श्रेयांश पाठक, समझ में आई बात? पूरे तरीके से आ गई समझ में श्रेयांश बात?
धनंजय, समझ में आई बात? को देखो बच्चों, आप लोगों को परेशानी कुछ बच्चों को इसलिए हो सकती है क्योंकि उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा होगा। ये एक नया टॉपिक है, एक बात सुन लो। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन है, या फिर इसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हम लोग कह रहे हैं। किस तरीके से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस इसी को समझ लो। इसके बाद बाकी हम कल कराएंगे। कल ही आपका लॉज ऑफ मोशन शुरू कर देंगे। देखो बच्चों, मैंने ये चीज कही है आपसे कि रेन हमारी 20 मीटर पर सेकंड के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, और एक आदमी है जो पूरब दिशा में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में इतनी स्पीड के साथ जा रहा है। तो आदमी अपना छाता किस डायरेक्शन में पकड़ेगा? इससे पहले विंड की बात थी, इसलिए हमें इतनी चिंता वाली बात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हवा के फ्लो की वजह से जो हमारा रेन होती है वो हवा की तरफ अपने आप हो जाती है। अरे जहाँ पे हवा का फ्लो होता है, बरसात उसी डायरेक्शन में अपने आप चली जाती है। मगर आदमी के रेस्पेक्ट में हमें रिलेटिव वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग देख रहे हैं, मैंने डायग्राम बनाया, रेन इस तरीके से नीचे गिर रही है, आदमी इस तरीके से जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का आपको कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ाया था तो ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी में हमारा ये था, वेलोसिटी रेन की मैन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दो चीजें मूव कर रही है ना दो एक्सिस पर, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन है। रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो पहले लिखा होता है माइनस जो बाद में लिखा होता है, रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी। मैन की माइनस में वेलोसिटी करने के लिए मैंने उसकी डायरेक्शन बदल दी। कभी भी हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना पड़ता है तो उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना होता है तो जिसमें माइनस लगा होता है उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। तो हमने उसकी डायरेक्शन बदल दी, इधर माइनस का वीएम आ गया। ठीक है, इधर क्या आ गया? माइनस का वीएम आ गया। अब आप देखोगे तो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में हमारी क्या आ जाएगी? इधर देखोगे तो ये आ जाएगी, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी, पैरेललोग्राम लॉ की वजह से इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी। रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगी। ठीक, फाइन। अब आप देखोगे तो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में ये आ रही है इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक, ये आ रही है। अब आप देखोगे बच्चों, यानी कि बरसात ऐसे कर कर हो रही है। बरसात वैसे तो ऐसे हो रही है, बट आदमी को ये लगेगा कि बरसात ऐसे हो रही है।